हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन आंसर की सीरीज में हम चैप्टर 13 कर रहे थे, चैप्टर 13 कर रहे थे। फिर राष्ट्रीय राजनीति, ठीक है, राष्ट्रीय राजनीति के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसके 2 पार्ट में पहले अपलोड कर चुकी हूँ। आज इस वीडियो में हम इसके बचे हुए क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। और अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ आपको सभी मिल जाएंगे, ठीक है। अगर कोई और सब्जेक्ट आपका है तो वो भी आप चेक कर लीजिए, वहाँ आपको वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको आज कंप्लीट कर लेते हैं इस चैप्टर को। क्वेश्चन 9 तक हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 10 से आज हम करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय राज्य के निर्माण के लिए आर्थिक स्तर पर क्या कार्यनीति अपनाई जाती है, ठीक है। इसके बारे में आपको बताना है कि राष्ट्रीय राज्य के निर्माण के लिए आर्थिक स्तर पर क्या कार्यनीति अपनाई जाती है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। किसी भी राजनीतिक सत्ता का औचित्य उसी समय से है, ठीक है, जब वह लोगों के आवश्यक तत्वों पर पूर्ति करती है, ठीक है। इससे मतलब है लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने से है। इसका मतलब जनता की संतुष्टि का आधार यह है कि उनमें वितरण करने वाली वस्तु उपलब्ध हो। इस तरह भारतीय राष्ट्र का पहला कार्य कहलाता है इसका, ठीक है। अर्थव्यवस्था का निर्माण करना था। पहला इनका काम क्या था कि अर्थव्यवस्था का निर्माण करना था, लोगों की बेसिक जो जरूरतें थी उनका वितरण करना था, उनको पूरी करना था। आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए मुख्य रूप से पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया गया था, ठीक है। जो आर्थिक गतिविधियां थी इनको नियंत्रित करने के लिए कौन सी योजना का निर्माण हुआ था? पंचवर्षीय योजना का, ठीक है। पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी ताकि आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सके। इसके लिए सरकार द्वारा योजना आयोग स्थापित किया गया था, ठीक है। इसके लिए सरकार ने क्या बनाया था? योजना आयोग का गठन किया था। योजना आयोग की प्रक्रिया केवल एक आर्थिक प्रक्रिया न होकर एक राजनीतिक प्रक्रिया थी, ठीक है। योजना आयोग की प्रक्रिया कैसी थी? ये केवल आर्थिक प्रक्रिया नहीं थी बल्कि ये राजनीतिक भी थी। क्षेत्रीय उत्पाद को निर्धारित करने के लिए योजना आयोग विभिन्न योजनाएं भी निश्चित करता था, ठीक है। योजना आयोग के द्वारा और भी कई सारी योजनाएं बनाई जाती थी, उनको निश्चित किया जाता था और इन्हीं राजनीतिक कार्यनीतियों के अंतर्गत राजनीतिक निर्णय भी लिए जाते थे। उद्योग स्थापना के पश्चात जो असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है उन पर भी सटीक विचार विमर्श किया जाता है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उभरे विभिन्न हितों के बीच संतुलन बनाए रखता है। सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्र की भांति आर्थिक क्षेत्र में भी राष्ट्रीय राजनीति के विभिन्न हितों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने और टकराव टालने की नीति अपनाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर भी जिस तरह से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र जिस तरह से होते हैं उसी तरह से एक आर्थिक क्षेत्र में भी, ठीक है, राष्ट्रीय राजनीति को अपनाया जाता है। उसमें टकराव की स्थिति ना हो इसके लिए भी कार्य किया जाता है। इसके तहत केंद्रीय सरकार ने वितरण की वस्तुओं की उपलब्धता के अतिरिक्त वितरण के विषय में न्याय पर भी ध्यान केंद्रित किया है। यहाँ पर सिर्फ केंद्र सरकार ने सिर्फ वितरण की बात नहीं की है बल्कि न्याय की बात भी यहाँ पर इन्होंने इस पर भी ध्यान दिया है, ठीक है। सेवाओं के निष्पक्ष और समान वितरण पर बल देती हैं, ठीक है। जो भी सेवाएं हैं वो निष्पक्ष लोगों को मिल सके और वो समान रूप से सभी में वितरित हो सके। वितरण न्याय का उद्देश्य भारत में समाजवादी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना है। राज्य द्वारा व्यक्तियों को उनके अधिकारों का आश्वासन दिया जाता है, ठीक है। जो राज्य है वो लोगों को उन्हें उनके अधिकार मिल सके इसका वो आश्वासन देते हैं। यह लोगों के कल्याण हेतु अनेक पक्षों पर
विचारणीय है, लोगों के कल्याण के, लोगों की भलाई के लिए ये कार्य करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, राष्ट्रीय निर्माण के प्रयासों में चुनौती देने वाली कौन सी 3 मुख्य शक्तियां हैं? ठीक है, राष्ट्रीय निर्माण की यहाँ पर बात की गई है कि राष्ट्रीय निर्माण में चुनौती देने वाली कौन सी ऐसी 3 शक्तियां हैं जो कि आपको बतानी है इसमें। तो राष्ट्रीय निर्माण के प्रयासों में कुछ शक्तियों का योगदान था, जो कुछ शक्तियों ने बाधा डालने का कार्य भी किया है। ठीक है, कुछ शक्तियां ऐसी भी थी जो कि जिनके कुछ निगेटिव पॉइंट भी थे। ठीक है, हर चीज के कुछ निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, कुछ सकारात्मक पहलू होते हैं तो कुछ नकारात्मक भी होते हैं। तो वही बात यहाँ पर भी बताई गई है। समानता और सामाजिक न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति के प्रयासों में रुकावट डालने वाले कारण भी उत्पन्न हुए, जिनमें से 3 मुख्य शक्तियां इस प्रकार हैं। यहाँ पर 3 आपको शक्तियां बताई गई हैं। पहले इसमें बताया गया है कि भारतीय समाज में विभिन्न समूहों की विभिन्नता। ठीक है, भारत के समाज में अलग अलग तरह के समूह हैं, उसमें किस तरह के डिफरेंस हैं, किस तरह की भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। भारत में विभिन्न जातीय समूह का समावेश है। ठीक है, आपको पता होगा भारत में अनेकों जाति, हमारे देश में अनेकों जातियां जनजातियां निवास करती हैं। तो भारत में विभिन्न जातियां समूह का समावेश है। एक और जहां यह एकता का परिचय देते हैं, वहीं संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें एकता अगर दिखाई देती है तो संघर्ष की स्थिति भी साफ नजर आती है। भारतीय समाज धर्म, जाति, भाषा और वर्ण के आधार पर बटा हुआ है। ठीक है, भारत का समाज किस आधार पर बटा हुआ है? कुछ नाम आप याद रखेंगे। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर और वर्ण के आधार पर भारत का समाज बटा हुआ है। और इन्हीं की वजह से अनेक नए सामाजिक मुद्दे खड़े हो जाते हैं और टकराव की स्थिति बन जाती है। इसलिए इसका विभिन्न राष्ट्र के लिए कभी कभी खतरा भी बन जाती है। यही कारण है कि अलग अलग जो हमारे यहाँ परिस्थितियां हैं वही कभी कभी हमारे राष्ट्र के लिए क्या होती हैं, खतरे का कारण भी बन जाती हैं, विवाद का कारण भी बन जाती हैं। ब्रिटिश शासकों के द्वारा समूह को भड़काने का कार्य करके सफलता प्राप्त की गई थी। ठीक है, आप हिस्ट्री को जानते होंगे तो इस लाइन आपको अच्छी तरह ये लाइन समझ में आ रही होगी कि जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने क्या किया था, हमारे यहाँ लोगों को भड़काने का कार्य किया था। ठीक है, लोगों में फूट डालो और राजनीति करो का उनका उद्देश्य था। तो ब्रिटिश शासकों के द्वारा समूह को भड़काने का कार्य करके सफलता प्राप्त की गई थी, लेकिन उनकी यह सफलता स्थायी नहीं थी। लेकिन वो इसमें ज्यादा समय तक कामयाब नहीं रहे, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन के समय इन समूहों ने अपनी एकता का परिचय दिया था। ठीक है, स्वतंत्रता के समय सभी जो भी समूह थे उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। वर्तमान में भी इस चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, आज भी कई जगह हम इस तरह की चुनौतियां देखते हैं। यद्यपि इन्हें जोड़कर रखने के प्रयास किए जाते हैं, फिर भी यह प्रयास सदैव ही सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तथापि यह प्रयास जारी रखना चाहिए कि यह राष्ट्र के लिए खतरा साबित ना हो। ठीक है, हमें देश के अंदर हम किसी भी जात के हों, चाहे किसी भाषा के हों, चाहे किसी भी वर्ण के हों, हमें मिलजुल कर अपने देश में रहना चाहिए। नेक्स्ट इसमें पॉइंट दिया गया है आपको, पॉइंट नंबर 2 है क्षेत्रीय और सांस्कृतिक समानता। ठीक है, क्षेत्रीय और सांस्कृतिक समानता के बारे में यहाँ बताया गया है कि भारत में इस पहलू पर आधारित समस्या कोई नई बात नहीं है। इस प्रकार की समस्या हल संबंधित अनेक मुद्दे समाज में लोगों द्वारा उठाए जाते हैं। ठीक है, क्षेत्रीय और सांस्कृतिक के कई मुद्दे हमारे यहाँ चर्चा का विषय रहते हैं, जो कि राष्ट्र के लिए खतरा ही साबित होते हैं। गोरखा लोगों द्वारा गोरखालैंड की मांग, झारखंड की मांग, यह मुद्दे
क्षेत्रीयता की भावना को साफ तौर पर स्पष्ट करते हैं। ठीक है, अलग अलग जो भाषा के लोग हैं वो अलग अलग क्षेत्रों की मांग करते हैं। ये अलग अलग वो चाहते हैं कि उनका क्षेत्र निर्धारित किया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी इस चीज को बताती हैं। सांस्कृतिक समानता, अब सांस्कृतिक की अगर अभी तो हमने भाषा के आधार पर क्षेत्र की बात की थी, अब आती है सांस्कृतिक समानता। सांस्कृतिक समानता के दृष्टिकोण से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रारंभ में जब राज्य में सफलता मिली, फिर भी संस्कृतियों ने अपनी अलग अस्तित्व को कायम रखा। ठीक है, जो संस्कृतियां थी उन्होंने अपने अलग अस्तित्व को बनाए रखा। जैसे दक्षिण राज्य में राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी का विरोध किया गया था। ठीक है, हिंदी सभी ने अपनाई नहीं थी आसानी से, तो दक्षिण के जो राज्य थे इन्होंने राष्ट्रभाषा हिंदी का भी इन्होंने विरोध किया था। थर्ड पॉइंट यहाँ पर आपको दिया गया है जातिवाद। ठीक है, आप तीनों को हाईलाइट करके अच्छे से लिखेंगे। अब जातिवाद में क्या है? राजनीतिक क्षेत्र में जाति की विशिष्ट भूमिका की उत्पत्ति को कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ है। जाति का एक विशेष गुण है कि यह लोगों को संगठित करने में विशेष योगदान देती है। वर्तमान में राजनीतिक दलों का गठन जाति के आधार पर होने लगा है। मतदान को भी जाति आधारित बना दिया गया है। आधुनिक समय में राजनीति के क्षेत्र में राजनीतिक जोड़ तोड़ में जाति प्रमुख आधार बन गई है। क्योंकि समानता पर आधारित समाजवादी समाज से जाति के सिद्धांत मेल नहीं खाते हैं, इसलिए राष्ट्रीय राजनीति में जाति की भूमिका को एक बुराई माना जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय राजनीति की जहां बात आती है तो एक जाति की भूमिका को हम एक बुराई मानते हैं, क्योंकि जाति के आधार पर वोट नहीं देना चाहिए और इस राष्ट्र से यह राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को चुनौती देने वाला कारण है। ठीक है, अगर इन चीजों को अपनाया जाएगा तो ये राष्ट्र के लिए ठीक पॉइंट नहीं है, ये राष्ट्र को चुनौती देने वाला कारण बनता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक इसमें अब क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। ठीक है, इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि राष्ट्रीय एकीकरण क्या है। ठीक है, राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में यहाँ आपसे पूछा गया है इस वाले क्वेश्चन में। तो राष्ट्र एकीकरण का आशय राष्ट्र में विभिन्न जाति, धर्म, वर्ग एवं भाषाओं के विद्यमान होने के बावजूद नागरिकों के एक सूत्र में बंधे होने से है। ठीक है, हमारे देश में विभिन्न तरह की जातियां निवास करती हैं। लोग अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग वर्ग के हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं, फिर भी वो एक सूत्र में बंधे हुए हैं, फिर भी वो मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहते हैं। यह एकता की भावना का प्रतीक है। ठीक है, इसी को हम कह सकते हैं, यही एक एकता की भावना को प्रदर्शित करता है, एकता की भावना को दिखाता है, जिसके द्वारा नागरिकों में स्वाभिमान, राष्ट्र कल्याण एवं बंधुता की भावना को जागृत किया जा सकता है। ठीक है, यही सारी चीजें हैं जो कि राष्ट्र कल्याण के लिए कार्य करती हैं और उसी में प्रभावित होकर व्यक्ति अपने राष्ट्र से अनुराग करता है तथा उसके निर्माण में सहयोग करता है। एकीकरण को एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया माना जा सकता है। ठीक है, इस लाइन का भी याद रखेंगे, जो एकीकरण है इसे एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी कहा जा सकता है, जो कि नागरिकों में पारस्परिक बंधुत्व और राष्ट्र के प्रति अपनत्व का भाव उत्पन्न करके संगठित व सशक्त बनाती है। ठीक है, लोगों को संगठित रखने का कार्य करती है और इस राष्ट्र को सशक्त बनाने का कार्य करती है। अर्थात एकीकरण राष्ट्र के निवासियों के हाथ में वह पवित्र भावना है जो भौगोलिक, भाषा, धर्म, जाति, संप्रदाय, सांस्कृतिक सभ्यता की विभिन्नता होती है
ठीक है। ये सारी जो चीजें हैं वो चाहे वो भाषा के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो या जाति या संप्रदाय के आधार पर हो, पर लोग हमारे देश में मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहते हैं। नागरिकों को एक सूत्र में बांधकर राष्ट्र की स्थिति को सुदृढ़ बनाती हैं। ठीक है, यही सारी चीजें हैं जो राष्ट्र की स्थिति को मजबूत करती हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13, इसको कर लेते हैं, फिर ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के आदर्श के लिए कौन से कारण खतरे साबित हुए हैं। ठीक है, यहाँ पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन को समझ लीजिए कि भारत में राष्ट्रीयकरण के आदेश के लिए, आदर्श के लिए, ठीक है, राष्ट्रीयकरण के आदर्श के लिए कौन से ऐसे पॉइंट हैं, कौन से ऐसे कारण हैं जो कि खतरे में साबित हुए हैं, जो सही साबित नहीं हुए हैं। राष्ट्र एकीकरण किसी भी राष्ट्र के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण भाग है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने विघटनकारी तत्वों को दृष्टि में रखते हुए एक शक्तिशाली केंद्र की व्यवस्था की थी। ठीक है, जो राष्ट्र के जिन्होंने संविधान का निर्माण किया है उन्होंने इस पॉइंट को पहले ही दृष्टि में रखा था, जिससे देश एकता के सूत्र में बंधा रह सके। ठीक है, उन्होंने ऐसी चीजों को सोचा था कि ताकि देश एकता के सूत्र में बंधा रहे, फिर भी राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में अनेक बाधाएं खतरे के रूप में सामने आ सकती हैं। और वो क्या क्या बाधाएं हैं वो आपको यहाँ पॉइंट में बताई गई हैं। पहला आप हेडिंग डालेंगे कि भाषावाद। ठीक है, भाषावाद के बारे में हम पहले ऊपर पढ़ चुके हैं। तो भाषावाद क्या है? भारत में अनेक भाषा भाषी लोग निवास करते हैं। ठीक है, इस लाइन से आप भली बात परिचित होंगे कि हमारे देश में अनेक भाषाएं बोलने वाले लोग निवास करते हैं। कुछ लोग अपनी भाषा को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। ठीक है, बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि उनकी भाषा ही सबसे अच्छी है, दूसरी भाषा से घृणा का भाव रखते हैं और भाषा के नाम पर दंगे व उपद्रव करते हैं। ठीक है, भाषा के नाम पर ही वो दंगे उपद्रव करते हैं। भाषा राजनीतिक जोड़ तोड़ करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम सिद्ध हुई है। नेताओं द्वारा दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में सत्ता प्राप्त करने के लिए भाषा के आधार पर लोगों की भावनाएं भड़काई गई। इससे राष्ट्रीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। भारत में दिनों दिन भाषावाद की समस्या बढ़ रही है। ठीक है, हमारे देश में भाषावाद भी एक खतरे का मुद्दा बना हुआ है, जो राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में खतरा बना हुआ है। ठीक है, ये तो फर्स्ट पॉइंट आपका था, जो भाषा के आधार पे किस तरह से भाषा जो है खतरे का आधार सिद्ध हो रही है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आप इसमें दिया गया है सांप्रदायिकता। ठीक है, सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ठीक है, सांप्रदायिकता की अगर बात करें तो ये राष्ट्रीय एकता के लिए, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो रही है, क्योंकि लोग अपनी संप्रदाय की महत्ता को दिखाने के लोग होड़ करते हैं। अपने संप्रदाय को दूसरे के संप्रदाय ऊंचा व महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, लोग ऐसा मानते हैं कि हमारा संप्रदाय ऊंचा है, महत्वपूर्ण है, दूसरे के संप्रदाय को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। आपस में संघर्ष उत्पन्न होते हैं और इसी तरह से संघर्ष की भावना उत्पन्न होती है और सांप्रदायिक भावना बलवती हो जाती है। राष्ट्र हित को भुला दिया जाता है। ठीक है, सांप्रदायिकता भारत की भयंकर समस्या है और जो सांप्रदायिकता है वो हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। चलिए, सेकंड पॉइंट था। नेक्स्ट इसमें थर्ड पॉइंट आपको बताया गया है सामाजिक असमानता। ठीक है, सामाजिक असमानता, ये हेडिंग आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। भारतीय समाज में वस्तु, सेवा, संपत्ति, शक्ति, प्रतिष्ठा, दायित्व और सुविधाओं का वितरण असमान है। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं, नाम आप याद रखिए कि भारतीय समाज में वस्तु, सेवा, संपत्ति, शक्ति, प्रतिष्ठा, दायित्व और सुविधाओं का जो वितरण है वो कैसा है, वो असमान है, जिससे ऊंच नीच का भाव उत्पन्न होता है।
ठीक है, यही चीजें हैं जो व्यक्ति को किसी को अमीर और किसी को गरीब घोषित करती हैं। ऊंच नीच की चीजें ऊंच नीच के भाव को उत्पन्न करती हैं। धनी लोगों द्वारा निर्धन लोगों का शोषण किया जाता है। अमीरी व गरीबी के बीच एक गहरी खाई विद्यमान हो जाती है, जिससे राष्ट्रीय एकीकरण को खतरा ही मिलता है। ठीक है, इन चीजों से भी राष्ट्रीय एकीकरण को भी खतरा, ये भी चीजें खतरा साबित होती है राष्ट्रीय एकीकरण में। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है क्षेत्रीय विषमताएं। ठीक है, क्षेत्रीय विषमता भारत में विभिन्न क्षेत्रों के असमान विकास का राष्ट्रीय एकीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जनजातीय समूह के द्वारा क्षेत्रीय पिछड़ेपन पर प्रश्न उठाया जा चुका है। भारत में क्षेत्रीय विषमता की दृष्टि से अनेक राज्यों में अराजकता व अशांति का भाव बना हुआ है। यहाँ पे इन सारी चीजों की वजह से जो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे अराजकता और अशांति बनी हुई है क्षेत्रीय विषमताओं की वजह से। ठीक है, एक इसमें लास्ट पॉइंट और दिया गया है जातिवाद। ठीक है, इसके 5 पॉइंट को आप याद रख लीजिएगा। जातिवाद, जातिवाद की भावना अपनी जाति से प्रेम करना सिखाती है। ठीक है, जातिवाद की भावना क्या सिखाती है? लोग अपनी जाति से प्रेम करते हैं, उन्हें अपनी जाति से प्रेम करना सिखाती है। जातिवाद एक ऐसा जहर है जो राष्ट्रीय चेतना समाप्त कर देता है, जिसके कारण राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा होने लगती है। भारत में जातिवाद की भावना दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। पंजाब में होने वाला सिखों के आंदोलन का आधार भी जाति ही थी। ठीक है, जो पंजाब के अंदर सिखों का आंदोलन हुआ था उसका कारण भी, उसका आधार भी क्या था? उसका आधार भी जो जाति थी वही थी, क्योंकि अल्पसंख्यक जातीय समूह होने का बोध उनमें गहरा हो चुका था। इस प्रकार जातिवाद की भावना राष्ट्रीय एकीकरण के लिए खतरा बनी हुई है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर ये आपका 13 चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, और इसके बाद वाले वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर मिल जाएगा। कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और किसी और सब्जेक्ट का अगर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट का नाम। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।